नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आप ही के अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल पीपीएस गस्सीपुर में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय लेके आया हूँ। आज का जो हमारा अध्याय रहने वाला है वह है भारत की संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था, इसमें देखिए संघीय का अर्थ, संघ का अर्थ क्या होता है? जिसकी शासन व्यवस्था एक से ज्यादा इकाइयां करती है उसे संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। भारत की जो संघीय शासन व्यवस्था वो किस प्रकार की है, आइए इसके बारे में अब अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखिए संघीय व्यवस्था किसे कहते हैं, इसका सामान्य भाषा में या फिर सिंपल भाषा में क्या अर्थ हो सकता है। तो इसका अर्थ है सत्ता की शक्तियों के वितरण के आधार पर, यानी कि सत्ता है इसको शक्तियों को आगे वितरण करना ही संघीय शासन व्यवस्था है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था को दो प्रकार से बनाया गया है। इसमें संप्रभु इकाइयां भी होती है, दूसरी राजनीतिक इकाइयां भी होती है। या फिर मैं सिंपल परिभाषा में आपको समझा दूं कि संघीय शासन व्यवस्था क्या है। तो इसके तहत जो भारत की शासन व्यवस्था है इसे कई भागों में बांटा गया है। जैसे भारत में दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? जैसे एक केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार। तो ये शासन व्यवस्था को दो भागों में बांट दिया है, यही संघीय शासन व्यवस्था है। अब इसमें देखते हैं आगे क्या प्रावधान है। अगर हम बात करें वर्तमान समय में, तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे आपको पता है कुछ समय पूर्व ही जो 29वां यानी कि राज्य था जिसे जम्मू कश्मीर कहते हैं, इसे अब राज्य का दर्जा ना दे करके इसे दो भागों में बांट दिया है। जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया है और इसमें से लद्दाख को अलग करके दो भागों में बांट करके इसे केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है, जिनकी संख्या वर्तमान में 9 है। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था, उस समय भारत के अंदर एक केंद्र सरकार और 14 राज्य सरकारें कार्यरत थी। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कुछ और है, जो अभी आपको मैंने बताया है। अगर हम बात करें भारतीय शासन व्यवस्था के प्रमुख तत्व क्या है, तो इसके बारे में बात करें। यानी कि जो भारतीय शासन व्यवस्था है इसको हम किस आधार पर समझ सकते हैं, इसके बारे में ये 4-5 पॉइंट है कुछ मुख्य। इसमें देखिए पहला है शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। यानी कि जो शासन करने की शक्तियां हैं वो कौन सी शक्ति किस सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास कौन सी शक्ति है या फिर केंद्र सरकार के पास कौन सी शक्ति है, इसका विभाजन भी स्पष्ट रूप से किया गया है। तो इसका विभाजन किस प्रकार से किया गया है? 7वीं अनुसूची में किया गया है। इसके तहत शक्तियां हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची वह सूची है जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची वह सूची है जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। लेकिन समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है या फिर ऐसे विषय इसमें आते हैं जिस पर राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार दोनों में से कोई भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर एक विषय पर कानून बनाने को लेकर के केंद्र या फिर राज्य सरकार के मध्य मतभेद खड़ा हो जाए तो ऐसे मामलों में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही सर्वोपरि माना जाता है। वर्तमान में संघ सूची के अंदर लगभग 100 विषयों को शामिल किया गया है। इसके अंदर कौन कौन से विषय आते हैं मुख्य तौर पर? जैसे कि देश की रक्षा, मुद्रा, बैंक, रेल, विदेशी संधियां, ये सारे जो विषय है ये संघ सूची के तहत आ जाते हैं, जिस पर यानी कि केंद्र सरकार कानून बना सकती है, संसद के अंदर बैठकर कानून बना सकती है। दूसरी हम बात करें सूची, राज्य सूची। राज्य सूची के अंदर ऐसे मामले आ जाते हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। इसके तहत यानी कि पुलिस प्रशासन आ जाता है राज्य का, स्वास्थ्य विभाग आ जाता है, ये राज्य सूची का विषय है। इसके बाद तीसरा है समवर्ती सूची, जिस पर यानी कि केंद्र और राज्य दोनों ही कानून समान रूप से बना सकते हैं, लेकिन केंद्र की शक्ति ज्यादा है। इसके तहत मुख्य तौर पर आप ले लो शिक्षा व्यवस्था। यानी शिक्षा व्यवस्था पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। तो इस प्रकार से यानी कि संघीय शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन किया गया है। 2 नंबर पर हम इसमें देख रहे हैं निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका। यानी कि जो भारत की न्यायपालिका है इसे निष्पक्ष और स्वतंत्र रखा गया है। ये कैसे रखा गया है? कार्यपालिका अपना अलग कार्य करेगी, न्यायपालिका अपना अलग कार्य करेगी। अब संघीय शासन व्यवस्था में न्यायपालिका किस प्रकार से अपना कार्य करती है? एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगर हम बात करें राज्य सरकार की, तो इसका जो न्यायालय होता है वो उच्च न्यायालय तक सीमित होता है। लेकिन भारत के अंदर संघीय शासन व्यवस्था है तो उच्च न्यायालयों के ऊपर का जो न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि केंद्र सरकार का न्यायालय होगा एक प्रकार से। यानी कि संघीय शासन व्यवस्था के तहत राज्य वाले उच्च न्यायालय के ऊपर केंद्र का जो न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय है, यह भी संघीय शासन व्यवस्था के अधीन ही आ जाता है। इसके बाद में बात करें 3 नंबर पर संविधान की सर्वोच्चता। चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो,
इन दोनों का जो संचालन है, इन दोनों को जो शक्तियां मिलती है वो कहाँ से मिलती है? ये कोई इनकी शक्तियां प्राप्त नहीं होती है, ये संविधान इन्हें शक्तियां देता है। और संविधान क्या है? एक है। तो यानी कि संघीय शासन व्यवस्था में क्या हो गया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को चलाने की जो शक्तियां या नियम जो भी दिए जाते हैं वो संविधान के तहत ही दिए जाते हैं। इसीलिए भारतीय संविधान की सर्वोच्चता ही संघीय शासन व्यवस्था के तहत ही रखी गई है। इसके बाद आगे हम बात करें एकल नागरिकता। तो जैसे कि भारतीय संघीय शासन व्यवस्था है, इस पर काफी ज्यादा प्रभाव इंग्लैंड या फिर कनाडा या फिर अमेरिका के संविधान का भी पड़ा हुआ है। अमेरिका के संविधान का कैसे प्रभाव पड़ा हुआ है? अमेरिका के अंदर क्या है, वहां पर भी राज्यों का संघ ही है। भारत को भारत राष्ट्र के स्थान पर इसे राज्यों का संघ संविधान में बोला गया है, यानी कि भारत को भारत ना करके राज्यों का संघ संविधान में बोला गया है। अब मैं बात करूं एकल नागरिकता की, तो अमेरिका के अंदर क्या पाया जाता है, आपको देश की अलग नागरिकता दी जाएगी और राज्य की अलग नागरिकता दी जाएगी। लेकिन भारत के अंदर संघीय शासन व्यवस्था के तहत इसमें एक अलग प्रावधान है। इसके तहत क्या है, आपको राज्य की नागरिकता नहीं दी जाएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ आपके देश की, आपके राष्ट्र की नागरिकता दी जाएगी, जो कि हमारी नागरिकता भारतीय है, हम भारत के नागरिक हैं। ये होगी एकल नागरिकता। इसके बाद हम बात करें संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो इसके तहत देखिए, अगर हम बात करें तो यानी कि संघीय शासन व्यवस्था के दो स्तर हमने बता दिए, जैसे एक केंद्र सरकार है, दूसरी राज्य सरकार है। लेकिन संघीय शासन व्यवस्था के तहत संसद के अंदर राज्य को भी उतना ही महत्व दिया गया है जितना केंद्र सरकार में। इसमें कैसे प्रभुत्व है, यानी कि जो राज्यसभा है, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है या फिर जिसे राज्यों का सदन भी कहा जाता है, इसके तहत इससे हमें यह पता चलता है कि राज्य को भी संसद में कानून बनाने का अधिकार है, जो कि राज्यसभा या फिर राज्यों के सदन के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद आगे हम देखें राज्यपाल का पद। वैसे तो कहने को राज्य अलग है, राज्य सरकार अलग है, लेकिन इसमें जो राज्यपाल का पद है वह केंद्र की ओर से निर्धारित किया जाता है। पर यानी कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है वह केंद्र की ओर से की जाती है एक सहायक के रूप में, यानी कि केंद्र सरकार अपना एक व्यक्ति सहायक राज्य सरकार को देता है कि आप संचालन अच्छी तरह से करें। लेकिन हम वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो ये राज्यपाल का पद है जो सहायक का कम, मेरे ख्याल से एक विवाद का कारण सबसे बड़ा बनता जा रहा है। जैसे कि पिछले कुछ समय में देखा जा रहा है, जैसे महाराष्ट्र का भी कुछ समय पहले विवाद हुआ था, उस समय भी राज्यपाल की जो भूमिका थी वह विवादों में थी। वर्तमान में आप हमारे राज्य राजस्थान के अंदर भी देख लो, तो मैं किसी पार्टी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राज्यपाल का जो पद है वो एक सहायक का पद है, ना कि वहां पर वो केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद का पद बनकर रह जाए। लेकिन वर्तमान में राज्यपाल के जो पद की गरिमा है वह कहीं ना कहीं एक सहायक की कम और विवाद की ज्यादा बनती नजर आ रही है मेरे ख्याल से। अब उसके बाद हम आगे हम बात करें एकात्मकता का प्रभुत्व। इसके तहत भी यही दर्शाया गया है कि राज्यों को हमने प्रभुत्व दे रखी है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर जो संचालन है, इनके ऊपर जो शक्तियां हैं वो केंद्र की हावी है। इससे पता चलता है कि केंद्र के बिना राज्य अधूरे हैं और राज्यों के बिना केंद्र अधूरा है। ये है भारतीय संघीय शासन व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण तत्व है। अब हम आगे बात करें भारतीय शासन व्यवस्था को, संघीय को तो हमने बोल दिया भी ये राज्यों की और केंद्र की अलग अलग व्यवस्था होगी, लेकिन हम इसको बोले एक कैसे है, यानी कि एकात्मक कैसे है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जब हमारे पास है एकात्मक लक्षण। एकात्मक लक्षण क्या है, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि भारत एक ही राष्ट्र है, ये राज्यों में बटा हुआ राष्ट्र नहीं है। तो इसके बारे में हमारे सामने है कुछ एक पॉइंट है। जैसे एक संविधान है, हमें नहीं पता भारत में राज्यों का शासन है या नहीं है, लेकिन संविधान एक है, संविधान के अनुसार ही राज्य काम करेगा, संविधान के अनुसार ही केंद्र कार्य करेगा, संविधान के अनुसार ही वाराणसी से लेकर के राष्ट्रपति तक का व्यक्ति संविधान के अनुसार कार्य करेगा। इससे हमें पता चलता है भारतीय शासन व्यवस्था है उसमें एकात्मकता का लक्षण भी पाया जाता है। 2 नंबर पर क्या है, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के तहत भी हम कह सकते हैं भी भारतीय जो शासन व्यवस्था है वो एकात्मक है। कैसे, इसके तहत संविधान में जो संशोधन है वह राज्य सरकारें नहीं कर सकती है, वो केंद्र सरकार कर सकती है, वो संसद कर सकती है। इससे पता चलता है ना एकात्मकता है, यानी कि जो शक्ति है वो किसके पास है, केंद्र के पास है, केंद्र यानी कि संसद के पास है। लेकिन एक बार ज्यादातर भारतीय संविधान में जो संशोधन है, मेरे ख्याल से 95% जो संशोधन है वो सिर्फ संसद के द्वारा किए जाते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा किए थे। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं
जिन पर अगर आपने संशोधन करना है तो आपको आधे से ज्यादा राज्यों के विधानमंडल की सहमति होना अति आवश्यक माना जाता है। यानी कहने का अर्थ यहाँ से स्पष्ट होता है भी एकात्मक लक्षण ज्यादा पाया जाता है, केंद्र की शक्तियां ज्यादा पाई जाती है। इसके बाद हम बात करें शक्तियों का विभाजन। शक्तियों के विभाजन पर अभी मैंने चर्चा की थी, यानी कि कहने को तो शक्तियों का विभाजन किया गया है 3 सूचियों में। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अंदर 100 विषय शामिल हैं, राज्य सूची के अंदर 61 विषय शामिल है और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है। अगर हम विषयों की तुलना करें तो भी संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार के पास ज्यादा है। इससे हमें कहीं ना कहीं पता चलता है जो एकात्मकता है वह राष्ट्र में न कि राज्यों के अंदर पाई जाती है। ये शक्तियों का विभाजन है। इसके बाद में हम आगे बात करें आपात शक्तियां। आपात शक्तियां कैसे एकात्मकता दर्शाती है? आपने राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा भी होगा कि राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों का कैसे प्रयोग करता है। तो राष्ट्रपति के पास 3 आपातकालीन शक्तियां हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 बाह्य आक्रमण, 356 वही राज्यपाल के कहने पर यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना, और या फिर 360 के तहत राष्ट्र के अंदर द्वितीय आपातकाल लगाना राष्ट्रपति के दिए रहने। कहने का भावार्थ मेरा यही सिंपल बनता है कि अगर राष्ट्रपति ने कह दिया संपूर्ण देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो वहां पर भारतीय शासन व्यवस्था कौन सी होगी? एकात्मक होगी। नहीं, एक व्यक्ति के कहने पर सारा शासन की जो व्यवस्था होगी जब सारे राज्य में आपातकाल लग गया। इससे हमें पता चलता है कि भारतीय जो शासन व्यवस्था है उसमें एकात्मकता का लक्षण अधिक पाया जाता है संघात्मक के मामले में। उसके बाद हम बात करें एकल नागरिकता की, वही बात दोहराने वाली बात आ गई भी हमें राज्यों की नागरिकता नहीं दी गई है। मैं कह दूं मैं राजस्थान का हूँ, पंजाब का, हरियाणा का, या फिर उड़ीसा का हूँ, नहीं मैं कहाँ का हूँ? मैं भारत का हूँ, मैं भारतीय हूँ, मेरी नागरिकता भारतीय है। इससे पता चलता है ये भी एकात्मक है। आगे सर्वोच्च न्यायालय। आपको अगर न्याय चाहिए तो आप सेशन न्यायालय चले जाओ, जिला न्यायालय चले जाओ, उच्च न्यायालय चले जाओ। ये तो राज्यों की बात रहेगी। अगर राज्यों में भी आपको उच्च न्यायालय में भी न्याय नहीं मिला, अभी आपको लगता है मेरे को न्याय नहीं मिला, मेरे को दोषी गलत पाया जा रहा है, तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो जो कि हमारे राष्ट्र का एक है, जो दिल्ली में स्थित है। इससे हमें पता चलता है हमारे जो देश की शासन व्यवस्था है वो एकात्मक है, उसमें एकात्मकता का लक्षण पाया जा रहा है। आगे हम बात करें राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है। कोई भी राज्य है कह दे भी मैंने अलग होना है भारत से, कभी हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता और हम होने भी नहीं देंगे क्योंकि हमारे अंदर भारतीयता है। यानी कि इससे पता चलता है हमारे अंदर एकात्मकता पाई जाती है, जो शासन व्यवस्था है वो भारतीय वो एकात्मकता का लक्षण उसमें पाया जाता है। इससे आगे बात करें राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं है। कहने का अर्थ क्या हुआ? यानी कि अगर किसी राज्य की सीमाओं के अंदर, जैसे मान लिया जाए तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदर सीमा विवाद है, अगर कर्नाटक वाले कहते हैं हम उसकी सीमा दिवा लेंगे, तमिलनाडु वाले कहते हैं हम कर्नाटक की सीमा दिवा दें, कभी ऐसे नहीं वो कर सकते हैं क्योंकि इनकी सीमाओं का जो निर्धारण है वो राज्य पुनर् सीमा आयोग करता है और उसकी जो बैठक है, जो उसका जो संचालन है वो संसद के द्वारा किया जाता है। इससे भी हमें पता चलता है कि जो भारतीय शासन व्यवस्था है उसमें एकात्मकता के लक्षण ज्यादा पाए जाते हैं। आप अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो या समझो ना तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। धन्यवाद।